मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि बैजयंती माला को पद्म विभूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो 2024 में सम्मानित किया गया था। आपको पुरस्कार का जब एक वीडियो अपलोड किए थे उसमें सारा चीज़ बता दिए थे पद्म पुरस्कार के बारे में, उस वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर सब चीज़ बता दिए थे कि जो पद्म विभूषण पुरस्कार है 5 लोगों को दिया गया था। वहीं से क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये पद्म पुरस्कार 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। तो वही पूछा गया था कि बैजयंती माला को कब दिया गया था। 2024 में दिया गया था। 2024 में कितने 5 लोगों को दिया गया है। बैजयंती माला तो हो गया, चिरंजीवी है और वेंकैया नायडू है, बिंदेश्वर पाठक है और पद्म सुब्रमण्यम है। ठीक है, आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बैजयंती माला किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु के, ये कला के क्षेत्र से संबंधित है। चिरंजीवी जो है ये हीरो हैं और ये कला के क्षेत्र से, ये भी यानी कि ये आंध्र प्रदेश का है। और वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो ये सार्वजनिक मामलों के हैं और ये आंध्र प्रदेश के हैं। बिंदेश्वर पाठक ये मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण अवार्ड 2024 दिया गया है और ये बिहार के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब पद्म सुब्रमण्यम ये कला के क्षेत्र से, ये तमिलनाडु के, इन 5 को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में दिया गया था। ठीक है, 2024 में टोटल कितने लोगों को, तो 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें 5 पद्म भूषण था और 17 पद्म भूषण। ठीक, 5 है पद्म विभूषण और 17 है पद्म भूषण, यानी 17 5 22 और 110 है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। यानी कि 110 और 22 कितना हुआ, 132 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये पद्म विभूषण पुरस्कार ही है। पहला सबसे जो प्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरा अवार्ड है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्मश्री अवार्ड है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला, पद्मश्री अवार्ड जो है पद्म भूषण जो है ये 17 लोगों को मिला है। किस किस लोगों को मिला ये थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसे पद्म भूषण या तो पद्मश्री या तो पद्म विभूषण अवार्ड मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो ये पद्म भूषण में ये 17 लोगों को है, ये ध्यान रखना है। एम फातिमा बीवी है, हारमोस जी, एन कामा है, मिथुन चक्रवर्ती है, सीताराम जिंदल, यंग लियू और बालचंद मेहता को मिला है और सत्यव्रत मुखर्जी, ये सब 2024 में ये सबको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। राम नाईक को मिला है, तेजस मधुसूदन पटेल को और ओलान चेरी राजगोपाल को और दत्तात्रेय अंबाबास मयालू यानी उर्फ क्या राजदत्त को और तोगदान रिनपोछे को मिला है, जो कि लद्दाख से हैं, अध्यात्मवाद से संबंधित है। प्यारेलाल शर्मा को मिला है, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मिला है, उषा उत्थुप को मिला है और विजयकांत और कुंदन व्यास, ये सभी को पद्म भूषण अवार्ड 2024 में दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में स्थित हिमाद्री किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये हिमाद्री जो है ये उत्तराखंड में ये बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जिसे आंतरिक हिमालय या तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में स्थित हिमाद्री जो है ये कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय में फैली हुई है। ठीक है, हिमालय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो याद रखना है। देखिए, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो हिमाद्री कहा जाता है या तो महान हिमालय कहा जाता है। उत्तरी श्रेणी को हिमाद्री या तो महान हिमालय कहते हैं। और मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, तो लघु हिमालय या तो निम्न हिमालय भी कहा जाता है। और इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, किसको, मध्य हिमालय को। नेक्स्ट है दक्षिण हिमालय को पूछे क्या कहा जाता है, तो दक्षिण हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है और इसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि शिवालिक हिमालय किसे कहा जाता है, तो दक्षिण हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में विनेश फोगाट किस पार्टी से लड़ी थी, तो ये कांग्रेस से लड़ी थी विनेश फोगाट और जीती भी है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लड़ी थी। और ये हरियाणा के जिंद जिले की जुलाना विधानसभा सीट पर ये चुनाव लड़ी थी और ये कांग्रेस के चर्चित पहलवान विनेश फोगाट को मैदान में उतारा और उन्होंने योगेश बैरागी को हराकर अपना पहला चुनाव जीत लिया है। यानी किसे हराया था, ये योगेश बैरागी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि असम के मेले एक मेल कौन खाता है ना, ये आपको दिया गया था, कौन मेल खाता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका हुआ था कि असम के मेले से जो कौन मेल खाता है, तो जोनबिल मेला जो है ये असम
में एक मेला है, ठीक है, असम के मोरीगांव जिले में लगता है। यह मेला जो है माघ बिहू के सप्ताह के अंत पर लगता है और यह 3 दिनों तक चलता है। यह मेला तीवा समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। अम्बुबाची मेला अगर पूछे कहाँ लगता है तो वो भी असम में लगता है, अम्बुबाची मेला, ठीक है, असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में लगता है। यह मेला हर साल जून के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और बिहू जो है प्रमुख जो त्यौहार है, नृत्य है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहू से। तो बिहू त्यौहार जो है ना ये 3 प्रकार का होता है ना। बिहू जो है असम में उत्सव जो मनाया जाता है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको डिटेल में बताते हैं, यहाँ से पूछा जाता है। तो बिहू असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है। रोंगाली या तो बोहाग बिहू कहा जाता है, पहला जो है ना, पहला बिहू जो है रोंगाली या तो बोहाग, सबका 2 नाम है, ठीक है। रोंगाली या तो बोहाग ये पहला है जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगाली या तो कटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। तीसरा है भोगाली या तो माघ बिहू जो कि जनवरी में मनाया जाता है। तो रोंगाली बिहू जो है इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण जो कि बसंत त्यौहार मनाता है, ठीक है। रोंगाली बिहू जिसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है और भोगाली बिहू जो है जिसे माघ बिहू भी कहा जाता है, ये फसल त्यौहार है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फसल त्यौहार इसमें से कौन सा जो है असम का है त्यौहार है। तो ये माघ बिहू जो ये फसल त्यौहार है जिसमें सामुदायिक दावतें भी होती है। अब कोंगाली बिहू या तो कटी बिहू क्या है, एक कालिमामय मितव्ययी त्यौहार है जो कि कम आपूर्ति के मौसम को दर्शाता है और एक जीववादी त्यौहार है। रोंगाली बिहू असमिया नव वर्ष के साथ मेल खाता है, ठीक है। और असमिया लोग जो है रोंगाली बिहू को दावतों, संगीत और नृत्य के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार जब किसी कंपनी को निजीकरण करेंगे तो क्या नुकसान होगा। तो जब कोई सरकार किसी कंपनी का निजीकरण करती है तो जनता की नौकरी छूट सकती है और लागत बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हरित क्रांति किन फसलों को अधिक लाभ हुआ था हरित क्रांति से। तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था गेहूँ पर है ना, गेहूँ की वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है गेहूँ और चावल दोनों का काफ़ी मतलब अच्छा खासा वृद्धि हुआ था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पूछे कब हुआ था तो 1965 से 68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे कौन है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, याद रखना है विश्व में हरित क्रांति के जनक। अब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि 2024 में एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न भी दिया गया है। अगर श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो कौन है, बर्गिज कुरियन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट है टेनिस में किसके बाद 2-2 अंक बनाने पड़ते हैं। तो अगर दोनों खिलाड़ी 40-40 मान के चलिए 40-40 पर बराबर हो जाते हैं तो स्कोर को ड्यूज कहा जाता है। और गेम जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार 2 अंक जीतने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है जब ड्यूज होता है तो, ठीक है, ड्यूज कहलाता है वो, ठीक है, जब ड्यूज हो जाता है तो। अब नेक्स्ट है कि टेनिस में जब रिसीवर ड्यूज के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या कहलाता है तो एडवांटेज आउट होता है ना। स्कोर क्या होता है, एडवांटेज आउट होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और कई आपको एक क्वेश्चन है ना, आपको एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। तो इसलिए ध्यान रखना आपको, जो टेनिस के प्रसिद्ध जो चर्चित खिलाड़ी हैं भारत के वो है सानिया मिर्जा। ये टेनिस से अगर पूछ लिया जाए रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है तो ये टेनिस खिलाड़ी है। लिएंडर पेस और महेश भूपति ये सब भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। और ये केवल ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं, ये सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस और महेश भूपति जो है ये यही चारों जो है जिन्होंने अपने करियर में ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। तो अब तक ये भारत का ये 4 खिलाड़ी हैं जो कि ग्रैंड स्लैम जीता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जो ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है। तो जीता कौन कौन है, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस और महेश भूपति ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार के शिक्षा अधिकारियों ने किस योजना को लागू करने के लिए 22 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो पीएम श्री योजना को है ना, पीएम श्री योजना जो कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अभी शिक्षा मंत्री पूछे कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। बाकी बात करते हैं पीएम श्री योजना के बारे में। तो ये जो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की योजना को 7 सितंबर 2022 को मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया है। तो ये कब हुआ था अनुमोदित तो 7 सितंबर 2022 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 262 ये जो है जल विवाद से संबंधित है। अनुच्छेद, अनुसूची और भाग इससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया हुआ है।
ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक के तहत एसएससी जीडी ट्रेंडिंग टॉपिक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए अनुच्छेद और अनुसूची से यहाँ से अभी डिटेल नहीं बताते हैं, क्योंकि इसकी अलग वीडियो बनी हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 262 के तहत भारत सरकार ने 1956 की नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम नामक 2 कानून पारित किए थे। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए कि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1956, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है, तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। और ये जो कावेरी जल विवाद है ये कब शुरू हुआ, तो ये 1892 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 2022 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो लक्ष्य सेन को सम्मानित किया गया था, ठीक है। लक्ष्य सेन को सम्मानित किया गया था। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। और बात करते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी, भारत के कुछ प्रसिद्ध जो चर्चित बैडमिंटन खिलाड़ी है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है पूछेगा, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, इसलिए सभी को ध्यान में रखना है। जिसमें साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, किदाम्बी श्रीकांत, ज्वाला गुट्टा, लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणय और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इसको शायद 2023 का मिला है, ठीक है। इसे सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को, और ये बैडमिंटन खिलाड़ी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस पार्टी का गठन किया था, तो महिला भारतीय संघ का गठन किया था। इसका करेक्ट आंसर है महिला भारतीय संघ, ठीक है, की स्थापना की थी। यह संघ महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो ये उत्तर प्रदेश में बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, यानी भारत में पहली महिला राज्यपाल बनी थी, यही सरोजिनी नायडू ही बनी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में ही भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी बनी थी, और राज्यपाल ये सरोजिनी नायडू बनी थी। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो है सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। 1925 के कानपुर अधिवेशन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर सिंपल पूछे तो वो एनी बेसेंट बनी थी, 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, ठीक है, इसलिए वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इजी क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा रहा है। अब जैसे अनुच्छेद 15 में पूछते क्या है, तो धर्म, जाति है ना या लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो अवसर की समानता है ना, लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, वाक् स्वतंत्रता या तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। अनुच्छेद अगर बात करते हैं 20 की, तो इसमें क्या है, दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण है। और क्या है, बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, तो इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो अनुच्छेद 23 में है आपका मानव तस्करी और बालात श्रम पर रोक, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पे लगाना प्रतिबंध है। तो इस तरह सभी अनुच्छेद वहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, सतरिया नृत्य के जनक किसे माना जाता है, तो सतरिया नृत्य के जनक है शंकरदेव है। श्रीमंत शंकरदेव है, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी में सतरिया नृत्य को पुनर्जीवित किया था। तो सतरिया नृत्य किस शताब्दी में ये शुरू हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में, ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ का है, सतरिया शास्त्रीय नृत्य जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, नृत्य और उससे संबंधित व्यक्ति, ये सभी क्वेश्चन वहाँ पर बताया हुआ है, तो वहाँ पर जरूर जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो ये अशोक ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध जो है ये कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है। अशोक की बात करें तो ये किस वंश का शासक था, ये
तो ये मौर्य वंश का शासक था, ये है ना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था ये अशोक, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। धामे का स्तूप के पूछे कौन बनवाया? अशोक ने बनवाया था। केसरिया स्तूप जो कि बिहार में है, अशोक ने बनवाया था। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो कि बोधगया में है, अशोक ने करवाया था। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है ना। और अशोक का अधिकतर जो शिलालेख है किस लिपि में है? तो ब्राह्मणी लिपि में। और अधिकतर जो शिलालेख है किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से आया था कि मेल शब्द का विलोम क्या होता है? तो मेल शब्द का जो विलोम होता है वो बेमेल होता है, झगड़ा होता है, फूट होता है। तो ऑप्शन में जो भी होगा आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। आलतू फालतू कौन सा शब्द है अगर पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर है निरर्थक, है ना। आलतू फालतू क्या है? एक निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।